राधे राधे प्रिय दर्शकों। आदर्श आज 4 सालों के बाद विदेश से वापस इंडिया लौट रहा था। वहां से आते वक्त उसका दोस्त भी इंडिया साथ में आ रहा था। फ्लाइट में आदर्श अपने दोस्त यशवंत से कह रहा था कि जब मैं छोटा था और अपने दादाजी के साथ रहता था तो मैंने कभी कोई दोस्त नहीं बनाया। मैं अपने दादाजी को ही अपना दोस्त मानता था। और जब 4 साल पहले मैं विदेश जा रहा था तो मेरे माता पिता से ज़्यादा मुझे मेरे दादाजी से बिछड़ने का गम था। आज जब मैं अपने दादाजी से मिलूँगा, उनके सामने जाकर खड़ा हो जाऊँगा तो मेरे दादाजी मुझे देखकर कितना खुश होंगे। दोपहर को 2 बज चुके थे। आदर्श इंडियन एयरपोर्ट से बाहर निकल रहा था। तभी यशवंत की नज़र एक शख्स पर पड़ी जिसके एक हाथ में चाय की केतली थी, दूसरे हाथ में पेपर ग्लास। यशवंत ने कहा, आदर्श उधर देख तो वह व्यक्ति तेरे दादाजी जैसे दिखता है। यशवंत और आदर्श दोनों उस व्यक्ति के पास पहुँचे। उस व्यक्ति ने उन दोनों को नहीं देखा और कहा, बच्चों चाय पी लो बेटा, चाय पी लो, भगवान तुम्हें दुआएं देगा। बूढ़े के हाथ से चाय पी लो। आदर्श ने कहा, मैं चाय तो नहीं पीता, लेकिन मैं अपने दादाजी से बहुत प्यार करता हूँ। शिव कुमार जी को वह आवाज़ कुछ जानी पहचाने सी लग रही थी। वह नज़रें ऊपर उठाकर देखे तो उनका पोता उनके सामने खड़ा था। आदर्श की आंखों में आंसू था। शिव कुमार जी की भी आंखों में आंसू आ गए। आदर्श अपने दादाजी को गले से लगा लिया और कहने लगा, दादाजी आप यहाँ एयरपोर्ट पर चाय क्यों बेच रहे हैं? क्या यह काम करने के लिए आपको मम्मी पापा ने कहा है? आखिर मम्मी पापा कहाँ हैं? उनके साथ क्या हुआ जो आप इस तरह से इतनी कड़ी धूप में भटक रहे हैं? धूप की वजह से आपके सारे कपड़े पसीने से भीगे हुए हैं। आदर्श की आंखों से आंसू के झरने बह रहे थे। आदर्श हैरानी से सवालों पर सवाल पूछे जा रहा था। शिव कुमार जी ने कहा, बेटा सब बताता हूँ। आदर्श ने कहा, यहाँ नहीं दादाजी, पहले आप मेरे साथ चलिए। आदर्श अपने दादाजी को लेकर एक होटल के कमरे में गया। वहाँ अपने दादाजी को पहले नहाने के लिए कहा और खाना मंगवाया। फिर आदर्श आराम से बैठकर अपने दादाजी को कहा कि दादाजी अब बताइए। शिव कुमार जी अपनी ज़िंदगी के सबसे दुखद भरे लम्हों में खो गए। एक दिन शिव कुमार जी आंगन में पड़े हुए थे। रात को 2 बज गया था। शिव कुमार जी को बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी। शिव कुमार जी करवटें बदलते रहे, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। आज तो पेड़ पौधे ऐसे खड़े हुए थे जैसे वो फोटो खिंचवा रहे हो। एक भी हवा नहीं चल रही थी। शिव कुमार जी की मजबूरी थी कि वह आंगन में खाट निकाल कर सोते थे, क्योंकि उनके कमरे में कोई पंखा नहीं था, इसी उम्मीद से कि बाहर की हवा लगेगी। लेकिन आज तो पवन देव भी गायब थे। एक तो गर्मी से शरीर व्याकुल हो रहा था, दूसरे भूख से पेट की अतेड़ियों में मरोड़ सी उठ रही थी। आज बहू सुबह ही बाहर जाने लगी थी। तभी उसने कहा था कि डिब्बे में रोटी रखी हुई है, खा लेना। शिव कुमार जी जब किचन में खाना खाने गए तो उन्होंने देखा कि जो दोपहर की बनी हुई रोटी थी तो उसमें बहुत सारी चींटियां लग गई थी और रोटी पूरा भाप की वजह से पसीज कर गल गई थी। शिव कुमार जी से वह रोटी खाई नहीं गई और शिव कुमार जी रात को ऐसे ही भूखे पेट सो गए। रात को जब बहू आई तब बहू और बेटे दोनों बाहर से ही खाना खाकर आए थे, इसीलिए उन लोगों ने रात की रसोई नहीं बनाई। और शिव कुमार जी कह भी नहीं सकते थे कि मैंने कुछ खाया नहीं, मेरे लिए खाना बना दो, क्योंकि अगर वो इस तरह से कहते तो दूसरे दिन का खाना भी उन्हें नहीं मिलता। उनकी बहू उन्हें अक्सर रात का बचा हुआ खाना ही दिया करती थी। किसी तरह से करवटें बदलते हुए सुबह हो गई। सुबह उठते ही जब शिव कुमार जी आंगन में झाड़ू लगा रहे थे, अंदर पानी लेने गए, तब उन्हें घर से बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। वह किचन के दरवाजे तक खुशबू की तरफ खींचे गए। तभी उनकी बहू ने कहा, अरे अंदर कहाँ घुसे चले जा रहे हो? शिव कुमार जी ने कहा, भूख लगी है, अगर कुछ बन गया हो बहू तो थोड़ा सा खाने को दे दो, कल से भी कुछ नहीं खाया हूँ।
तुम जो रोटियां ले गई थी वह पूरी रोटियां गीली पड़ गई थी और उसमें चींटियां भी लग गई थी। शिव कुमार जी के बहू ने कहा, कैसी बातें करते हो? क्या मैं तुम्हें बासी और गीली रोटियां छोड़कर जाती हूँ? भगवान न करे इस तरह से तुम मुझे दोष लगा रहे हो, दुनिया के सामने मेरा नाम खराब कर रहे हो। अभी खाना बनने में देरी है, लो चाय बनी है वही पी लो। हाथ में एक कप और 2 बिस्किट पकड़ाते हुए कहने लगी, अब बैठे मत रहो, जल्दी जल्दी सारा काम निपटा दो। आज मेरी बहन और उसके पति और उनके कुछ दोस्त मेरे घर पर आ रहे हैं। जब तक वो लोग खाना नहीं खा लेंगे तब तक आपको खाना नहीं मिलेगा। शिव कुमार जी की वो उम्मीद भी टूट गई। उन्हें लगा था कि इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, 2 घंटे के बाद ही कुछ अच्छा खाना खाने को आज मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। फिर बहू ने कहा, और ये जो टुटेली खाट घर के दरवाजे के सामने लेकर बैठे रहते हो, इसे अपने कमरे में ले जाकर रख दो। मेरी बहन और उसके पति की नज़रों में नहीं आनी चाहिए। तुमने तो इस घर को कबाड़खाना बनाकर रख दिया है। शिव कुमार जी अपनी टुटेली खाट को उठाकर अपने कमरे में लेकर चले गए। इतने में भी बहू को संतोष ना हुआ। उसने कहा, जब तक मेरी बहन और उसके पति के दोस्त नहीं चले जाएंगे तब तक तुम कमरे से बाहर मत निकलना। हम नहीं चाहते कि हमारा नाम खराब हो। तुम्हारी शक्ल देखकर वो सोचेंगे कि ना जाने हमारा कैसे कैसे घर में ब्याह हो गया है। शिव कुमार जी को भूख तो बहुत लगी थी, लेकिन क्या करें। कुछ 1 घंटे के बाद घर की डोरबेल बजी और शिव कुमार जी समझ गए कि मेरी बहू की बहन और उसके पति दोस्त लोग आए हुए हैं। टेबल पर तरह तरह के खाना सजाया गया। सब हंसी मजाक करके खाना खा रहे थे। शिव कुमार जी को तो यही लग रहा था कि कितना जल्दी ये लोग खाना खाकर चले जाएं, तो जो बचा होगा उसमें से बहू मुझे भी खाने को देगी। लेकिन अभी तक 4 घंटे हो चुके थे, वह लोग खाना खाकर नहीं गए थे। यहाँ तक कि वो लोग हाल में बैठकर बहू के साथ बातें करके ठहाके लगाकर हंस रहे थे। शिव कुमार जी का अब तो पानी भी खत्म हो चुका था। शाम को 4 बज रहे थे। शिव कुमार जी अपना गिलास उठाकर किचन में पानी लेने जा रहे थे। तभी बहू की बहन ने शिव कुमार जी को किचन में जाता हुआ देख लिया। उसने कहा, अरे दीदी, तू अपने ससुर से कुछ काम वाम करवाती भी है कि पूरा दिन खाना देकर ही उन्हें उनके कमरे में सुलाती रहती है? बहू ने कहा, अरे ज़्यादा कुछ नहीं, पर थोड़ा मोड़ा घर का काम तो करवा ही लेती हूँ। क्या ऐसे ही बैठे बैठे इन्हें खिलाते रहूँगी? इतनी बातें सुनकर शिव कुमार जी का हाथ पैर कांपने लगा कि बहू तो बहू है, उसकी बहन भी मेरी बुराई कर रही है। और उनके हाथ से अचानक से जग गिर गया। जग का पानी पूरे किचन में फैल गया। जग की छनछनाहट की आवाज़ सुनकर बहू किचन में आ गई और पानी फैला हुआ देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच गया। वह बड़ी बड़ी आँखों से घूरते हुए दांत दबाकर शिव कुमार जी को कहने लगी, अरे मैंने कहा था ना कि कमरे से बाहर मत निकलना। आखिर तुमसे 2 घंटे अपने कमरे में रहा नहीं जाता। क्या कर रहे थे जो इतनी प्यास लग गई? जग गिरने की आवाज़ से बेटा भी किचन में आ गया और कहने लगा, पिताजी, आपके रहते हुए हमारे घर में कभी शांति नहीं रह सकती। हमारे सारू भाई के सामने आप हमारी नाक कटाकर ही मानोगे। और तो और उनके साथ में उनके बाहर वाले दोस्त भी हैं, उनकी भी बेइज्जती हो जाएगी। वह अपने दोस्तों के सामने क्या बताएंगे? शिव कुमार जी को आज बहुत अपमान लगा था। सुबह से लेकर कुछ खाया नहीं था, रात को भी भूखे पेट पड़े रह गए। शाम को 4 बजने आया, बहू ने अभी तक खाने को नहीं पूछा। ऊपर से बेटा भी आकर मुझे ही चिल्ला रहा है। शिव कुमार जी अपनी डबडबाती हुई आँखों को लेकर मन में यह विचार करते हुए किचन को पूरा अच्छी तरह से सुखा दिया। फिर अपने कमरे में आए और एक पुरानी सी संदूक खोलकर उसमें से उन्होंने देखा कि
कि उनके पास 200 रुपये पड़े हुए हैं। शिव कुमार जी वह 200 रुपये निकाले और उनका कुर्ता गीला हो चुका था पानी की वजह से, उसे बदल दिए और घर से बाहर निकल गए। उनके थके हुए कदम एयरपोर्ट की तरफ बढ़ते गए। एयरपोर्ट की बाहर एक छोटी सी चाय की टपरी थी, उसमें से पूड़ी और भाजी बन रहा था। शिव कुमार जी वहाँ पर बैठकर पहले तो पूरी भाजी खाए। 50 रुपए की एक प्लेट पूरी भाजी थी। फिर वह वहीं से चाय पिए। आज चाय वाला कुछ परेशान नजर आ रहा था। उसने कहा, जो लड़का चाय लेकर एयरपोर्ट के अंदर जाता था यात्रियों को देने, आज वह लड़का बीमार है, आया ही नहीं। अब कैसे चाय बेचूं? आज का हमारा धंधा बिल्कुल मंदा पड़ा हुआ है। शिव कुमार जी डरते डरते उससे बोले, भैया क्यों न मैं तुम्हारा चाय बेच दूं? उसने कहा, तुम चाय बेचोगे? शिव कुमार जी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं भी काम कर सकता हूँ। शिव कुमार जी भले ही बूढ़े हो गए थे, लेकिन वह हमेशा से बहुत ही ज़्यादा मेहनती। शिव कुमार जी की आज बहुत बड़े कपड़े की शोरूम है, जो कभी शिव कुमार जी बहुत कड़ी मेहनत से बनाए थे, लेकिन आज उनके बेटे ने छीन लिया। शिव कुमार जी उस शोरूम को तैयार करने के लिए कहाँ से शुरुआती किए थे। वह शुरू में छोटे बच्चों के कपड़े लाकर किसी भी दुकान के सामने जमीन पर चटाई बिछाकर बैठ जाया करते थे। उन कपड़ों को वह सस्ते दामों में बेचा करते थे। दिन प्रतिदिन उनके अच्छे से अच्छे ग्राहक बनते जा रहे थे, क्योंकि उनके व्यवहार भी बहुत अच्छे थे। कुछ सालों तक शिव कुमार जी ने इसी तरह से कपड़ों को बेचकर पैसे इकट्ठा किए। फिर वह एक दुकान ले लेते हैं और अपनी मेहनत और ईमानदारी से धीरे धीरे वह दुकान एक शोरूम का रूप ले लेती है। शिव कुमार जी की जब पत्नी जिंदा थी, तब शिव कुमार जी अपने घर में राजाओं की तरह रहते थे। शिव कुमार जी का ही उनके घर में हुक्म चलता था। शिव कुमार जी अपने शोरूम में जाया करते थे। उनकी एक बड़ी सी आलीशान कुर्सी हुआ करती थी, लेकिन उनकी पत्नी की एक दिन तबीयत खराब हुई। डॉक्टर ने कहा टाइफाइड हो गया है, शरीर का जो खून है सब पानी बन चुका है। दवाइयाँ चल रही थी, लेकिन शिव कुमार जी अपनी पत्नी को बचा नहीं पाए। शिव कुमार जी अपनी पत्नी के गम में बीमार रहने लगे। धीरे धीरे उनका शरीर कमज़ोर होने लगा। अब उन्हें खांसी भी पकड़ रखी थी। अब धीरे धीरे उनका बेटा भी शोरूम में बैठने लगा था। उनकी बीमारी की वजह से एक दिन उनके बेटे ने कहा, पिताजी आप अब शोरूम में मत आया कीजिए, आपको बार बार खांसी आती है तो कस्टमर आपको देखकर मुंह में कपड़ा या रुमाल रखते हैं, जिसकी वजह से हमारे धंधे में असर पड़ता है। शिव कुमार जी ने सोचा कोई बात नहीं, एक न एक दिन हमारा शोरूम तुम्हारे बेटे को ही संभालना है, तो फिर मैं घर पर ही रहता हूँ। शिव कुमार जी अब ये सोच लिए थे कि मुझे घर पर आराम मिलेगा, मैं आराम करूँगी। मैंने अपने बेटे और बहू के लिए इतना बड़ा मकान और शोरूम बनाया है, तो वो अब मेरी सेवा ज़रूर करेंगे। लेकिन शिव कुमार जी के सोचने का जो तरीका था उसका बिल्कुल उल्टा हो गया। बहू घर की मालकिन बनते ही शिव कुमार जी को बासी रोटियां देने लगी। बेटा शिव कुमार जी के हाथ में कभी भी 1 रुपये नहीं रखता था कि शिव कुमार जी को यदि भूख लगी है या कि उनके मन में ऐसा कुछ खाने की इच्छा है तो वो बाहर जाकर खा लें। दोनों अब घर में कब्जा करके बैठे थे। शिव कुमार जी का पोता आदर्श जब तक छोटा था अपने दादाजी के साथ खेलता था। जब आदर्श छोटा था तो उसे कभी किसी बाहर वाले दोस्तों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। शिव कुमार जी उसके सारे दोस्तों की कमी खुद ही पूरा कर दिया करते थे। लेकिन जब से आदर्श विदेश चला गया तो शिव कुमार जी का बुरा हाल हो रहा था। बहू बेटे मिलकर उन्हें सताते थे। यदि शिव कुमार जी अपने बेटे से थोड़ी भी कंप्लेन करते तो उनका बेटा यही कह देता, पिताजी यदि आपको घर में अच्छा नहीं लगता है, परेशानी होती है,
तो मैं आपको किसी वृद्धा आश्रम में छोड़कर आ जाता हूँ और वहाँ आपको आपके खर्चे के लिए पैसे भी दे दिया करूँगा। शिव कुमार जी वृद्धा आश्रम में नहीं जाना चाहते थे। उनका सोचकर भी दिल कांप जाता था। इस घर में उनकी पत्नी की यादें थी, उनके पोते के साथ उसका बिताया हुआ बचपन था। इसीलिए वह कितना भी कष्ट सहकर उसी घर में रहना चाहते थे। लेकिन अब पेट की भूख उनसे सही नहीं जाती थी। इसीलिए शिव कुमार जी घर से बाहर निकल चुके थे और उन्होंने सोच लिया था कि मैं ऐसा कुछ काम करूंगा जिससे मेरे हाथ में 2 पैसे आएंगे। उससे मैं कम से कम अपने मनपसंद की चीज़ें तो खा सकूंगा, अपनी छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी कर सकूंगा। यही सोचकर शिव कुमार जी ने उस चाय वाले से बोला था कि मैं चाय बेचकर आऊँगा। शिव कुमार जी रोज़ चाय बेचा करते थे। उसके बदले उन्हें 150 रुपये रोज़ का मिल जाता था। शिव कुमार जी रोज़ घर का सुबह का सारा काम करके घर से निकल जाया करते थे और शाम को घर पहुंच जाते थे। कभी शिव कुमार जी के ना तो बेटे ने पूछा ना तो बहू ने कि पिताजी आप दिन भर कहाँ रहते हो, क्या खाते हो। उन्हें तो अच्छा था कि घर का काम भी हो जाता है और दिन भर इस बूढ़े की खांसने की आवाज़ नहीं सुननी पड़ती और खाना भी नहीं मांगता। पता नहीं कहाँ खाता है, कम से कम हमें सुकून तो है। लेकिन बेटा, जब मैं आज वही चाय बेच रहा था तभी तुम अचानक से मेरे सामने आ गए। लेकिन तुम बताए नहीं, ऐसे कैसे आ गए। शिव कुमार जी की आंखों से बह रहे आंसू से उनके कुर्ते का कॉलर भीग चुका था। आदर्श की आंखों से बह रहे आंसू से उसके पूरे गाल भीग चुके थे, गले तक उसकी आंसू बही हुई थी। आदर्श घुटनों पर बैठकर अपने दादाजी की बातें सुन रहा था। वह आगे सरक कर दादाजी को गले लगाया और कहने लगा, दादाजी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिन माता पिता को मैं भगवान की तरह पूजता हूँ उनके अंदर शैतान भी बैठा हुआ है। दादाजी, अब आप इसी होटल में रहिए, मैं आपसे मिलने कल फिर से आऊँगा और आपको खाने पीने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। खाना आपके कमरे में ही आ जाएगा। आदर्श वहाँ से निकल गया। शिव कुमार जी को आज 4 सालों के बाद अपनेपन का प्यार मिला था। आदर्श घर पहुंचकर डोरबेल बजाया। दरवाज़ा खुलते ही उसकी माँ ने देखा कि मेरा बेटा सामने खड़ा हुआ है। वह चहकते हुए बोली, अरे सुनते हो, देखो देखो, आदर्श आया है। अंदर गया। आदर्श के पिताजी ने कहा, बेटा, तुमने हमें बताया नहीं कि तुम आ रहे हो। आदर्श ने कहा, अरे मम्मी पापा, यदि मैं आप लोगों को बता देता कि मैं आ रहा हूँ तो ये सब मुझे देखने को कैसे मिलता जो मैंने आज अपनी आँखों से देख लिया। उसकी माँ ने सोचा कि बेटा हमारे खुशियों की बात कर रहा है कि मैंने सरप्राइज़ देकर आपके खुश भरे चेहरे को देखा। फिर जैसे ही माँ गले लगने के लिए आने लगी, आदर्श पीछे हटते हुए कहा, दादाजी दादाजी। दादाजी के कमरे में गया, लेकिन कमरे में उसके दादाजी नहीं थे। यह बात तो उसे पहले से ही पता थी। फिर उसने बाहर आकर कहा, मम्मी, दादाजी कहाँ हैं। बीच में उसके पिताजी ही बोल पड़े, अरे तेरे दादाजी किसी दोस्त के यहाँ बैठे होंगे और आएंगे देर रात तक। इस समय पर कभी कभी तेरे दादाजी घर भी नहीं आते हैं। उनका तो कुछ ऐसा ही है, जब से माँ इस दुनिया से गई है और तू चला गया तो दादाजी कभी हमारी बात सुनते ही नहीं हैं तेरे। जो मन में आए वही करते हैं। घर में रहेंगे तो खाएंगे और सोते रहेंगे। तो एक दिन तेरी मम्मी ने बोल दिया कि आप थोड़ा बाहर जाके घूम टहल भी लिया करिए। तो उसने बोला क्या कि तेरे दादाजी पूरा पूरा दिन घर से बाहर ही रहने लगे। आदर्श सब कुछ समझ रहा था। दूसरे दिन वह सुबह नाश्ता करके फिर चला गया अपने दादाजी के पास होटल। वहाँ पर जाकर वह दोपहर का खाना दादाजी के साथ ही खाया और फिर शाम को दादाजी को लेकर घर आ गया। उसके साथ दादाजी को देखकर उसकी मम्मी हैरान रह गई, अरे तुमको दादाजी कहाँ मिले। आदर्श गुस्से में बोला, बस भी करो मम्मी, कितना झूठ बोलोगी। मुझे दादाजी ने सब कुछ बता दिया है
कि किस तरह से तुम दादाजी को बासी रोटी देती थी और घर का सारा काम करवाती थी। दादाजी को पूरा पूरा दिन भूखा रखना, तुम्हें ये सब करके क्या मिला? आखिर आज जो तुम इस आलीशान मकान में रह रही हो, ये सब कुछ दादाजी का ही है। और पिताजी जो शोरूम में रह रहे हैं, वह सब कुछ दादाजी का है। यदि आपके बुढ़ापे में मैं भी आपके साथ ऐसा करूँगा तो आप लोगों को कैसा लगेगा? इतने में घर की डोरबेल बजी। आदर्श ने दरवाज़ा खोला। अंदर आते हुए पुलिस ने कहा, शिव कुमार जी कहाँ हैं? शिव कुमार जी आगे आते हुए कहा कि मैं ही हूँ शिव कुमार जी, मैंने ही कंप्लेंट लिखवाया है। मेरे बेटे और मेरे बहू को गिरफ्तार कर लीजिए। इतनी बातें सुनकर शिव कुमार जी का बेटा उनके पास आकर हाथ जोड़कर कहने लगा, पिताजी, हमने इतनी भी गलती नहीं कर दी थी कि आप हमें जेल भेज दो। शिव कुमार जी ने अपने बेटे के गाल पर एक जोरदार का थप्पड़ जड़ दिया और कहा, तुमने गलती नहीं, तुमने पाप किया है। यह कदम मुझे पहले ही उठा लेना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हारी धमकियों से डर जाता था। तुम मुझे कहते थे कि मैं तुम्हें वृद्धा आश्रम जो छोड़ दूंगा। ले जाइए इन्हें, अब इनका चेहरा भी मुझे नहीं देखना। शिव कुमार जी का हाथ एक पुलिस और बहू का हाथ एक लेडीज पुलिस पकड़कर ले जा रही थी। आदर्श अपने मम्मी पापा की तरफ देखा और नीचे नजरें झुका लिया। उसकी आंखों से आंसू टपक गए। यह दृश्य शिव कुमार जी से देखा नहीं गया। वह आगे बढ़कर बोले, एक मिनट ठहर जाइए साहब, छोड़ दीजिए इन दोनों पापियों को। मैं नहीं चाहता कि जो इन लोगों ने किया है वही मैं भी करूं। इन दोनों को भगवान सजा देगा। मैं अपना केस वापस लेता हूं। अब पुलिस वहां से जा चुकी थी। शिव कुमार जी अपने बेटे और बहू को छोड़वा दिए थे। फिर शिव कुमार जी की बहू को उस दिन से सबक मिल गया था। वह शिव कुमार जी की बहुत सेवा करने लगी थी, उनकी छोटी सी छोटी बातों का ध्यान रखती थी। आदर्श भी अब अपने दादाजी की साथ ही रहता था और आदर्श और दादाजी दोनों खुश रहने लगे थे। शिव कुमार जी कभी कभी अपने शोरूम में भी जाया करते थे, लेकिन बस घूमने के लिए, वह काम करने के लिए नहीं। तो दोस्तों, ये वीडियो यहीं से समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही हमारी दिल से जुड़ी हुई वीडियो देखने के लिए तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।